इस नई और बेहद ख़ास डीप डाइव में बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा मिशन कुछ ऐसा है जो हर उस इंसान के लिए दिलचस्प होने वाला है जिसने कभी ना कभी कोई नई भाषा सीखने की जद्दोजहद की है। बिल्कुल। और मुझे लगता है हम में से ज्यादातर लोग उस दौर से गुजरे ही हैं। हाँ, तो आज हम इंग्लिश पेडागोजी यानी भाषा शिक्षण शास्त्र के विज्ञान की परतों को उधेड़ने वाले हैं। हमारे पास कुछ बेहतरीन एजुकेशनल स्लाइड्स और रिसर्च नोट्स का एक पूरा स्टैक है। और ये नोट्स ना सिर्फ किसी परीक्षा की दृष्टि से अहम है, बल्कि इस गहरे रहस्य से भी पर्दा उठाते हैं कि हमारा इंसानी दिमाग आखिर भाषा को प्रोसेस कैसे करता है। सही कहा। और श्रोताओं को मैं बता दूं कि ये चर्चा किसी क्लासरूम के नीरस लेक्चर जैसी बिल्कुल नहीं होगी। इसके बजाय ये एक ऐसा सफर होगा जो हम सबको वापस बचपन में ले जाएगा। वो इसलिए ताकि हम ये डिकोड कर सकें कि आखिर एक नवजात शिशु से लेकर फर्राटेदार बोलने वाले इंसान तक का वो जो ट्रांजिशन होता है वो कैसे होता है। एकदम। और आज के इस विश्लेषण का मुख्य उद्देश्य सिर्फ नियमों या सिद्धांतों की कोई लिस्ट रटना नहीं है। हम भाषा के पीछे काम कर रहे असली मनोविज्ञान को समझने जा रहे हैं। मतलब जो ग्रामर या स्पेलिंग के नियम हमें स्कूल में इतने खौफनाक लगते थे, उनका असली कारण क्या है। ठीक है, तो चलिए इसे थोड़ा खोलकर समझते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं भारत में अंग्रेजी भाषा की स्थिति से। अक्सर इस बात को लेकर एक आम भ्रम रहता है कि क्या अंग्रेजी हमारी राष्ट्रभाषा है, जो कि तकनीकी और कानूनी रूप से देखा जाए तो एकदम गलत धारणा है। बिल्कुल। हमारे जो सोर्सेज हैं वो इस तस्वीर को एकदम साफ कर देते हैं। भारतीय संविधान और ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट 1963 के तहत अंग्रेजी को एक एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज यानी सह राजभाषा का दर्जा दिया गया है। और नोट्स में एक बहुत ही रोचक ऐतिहासिक संदर्भ भी है कि आर्टिकल 343(1) हिंदी को राजभाषा बताता है, जबकि 343(2) के तहत अंग्रेजी को लाया गया था। शुरुआत में सिर्फ 15 सालों के लिए एक सहयोगी भाषा के रूप में। लेकिन प्रशासनिक जरूरतों के चलते अब ये अनिश्चित काल के लिए सिस्टम का हिस्सा बन चुकी है। यहाँ सबसे आकर्षक बात यह है कि जब हम भाषा के मूल स्वभाव का विश्लेषण करते हैं तो पता चलता है कि भाषा आर्बिट्रेरी यानी यादृच्छिक होती है। मैं सोच रही थी कि इसे थोड़ा सरल भाषा में बताऊं। आर्बिट्रेरी का सीधा सा मतलब ये है कि किसी शब्द और उसके अर्थ में कोई लॉजिक नहीं होता। एकदम सही। किसी कुर्सी को कुर्सी या टेबल को टेबल क्यों कहते हैं, इसके पीछे कोई विज्ञान नहीं है। किसी समाज ने बस ये तय कर लिया और वही परंपरा बन गई। ये सिर्फ एक सामाजिक समझौता है। कोई इनबिल्ट लॉजिक नहीं है। इसके अलावा भाषा सिस्टमैटिक है और वोकल है। वोकल मतलब इंसान ने पहले बोलना सीखा था, लिखना तो मानव सभ्यता के इतिहास में बहुत बाद की घटना है। हाँ, और नोट्स में एक और बात है कि भाषा हमेशा बदलती रहती है। ये कोई रुकी हुई नदी नहीं है। बिल्कुल। और ये एक लर्न्ड बिहेवियर है। ये हमें विरासत में या हमारे डीएनए में कोडेड नहीं मिलती। अगर भारतीय माता पिता का बच्चा जन्म से जापान में रहे तो वो जापानी ही बोलेगा। ये पूरी तरह माहौल से अर्जित की जाती है। और इसी बात से एक बहुत ही गहरी मनोवैज्ञानिक गुत्थी सुलझती है कि हम अपनी मातृभाषा बिना किसी प्रयास के इतनी आसानी से कैसे सीख लेते हैं, जबकि स्कूल में दूसरी भाषा सीखना एक बड़ा संघर्ष बन जाता है। मैं समझाता हूँ। यहीं पर हमारे सोर्सेज में स्टीफन क्रैशन की थ्योरी आती है, जो दिमाग की वायरिंग को 2 हिस्सों में बांटती है। एक्विजिशन यानी अर्जन और लर्निंग यानी अधिगम। एक्विजिशन वो प्रक्रिया है जो बिल्कुल प्राकृतिक है। ये अवचेतन रूप से काम करती है। जब बच्चा घर के अनौपचारिक माहौल में होता है तो वो भाषा एक्वायर कर रहा होता है। वो ग्रामर को बस फील करता है। दूसरी तरफ है लर्निंग, जो एक सचेत प्रयास है, जहां स्कूल में नियम रटाए जाते हैं। क्रेशन मानते हैं कि असली फ्लुएंसी एक्विजिशन से ही आती है। लर्निंग तो बस दिमाग में एक मॉनिटर का काम करती है। मॉनिटर मतलब वो ग्रामर पुलिस जो हमें दूसरी भाषा में बात करते समय रोकती है कि कहीं हम गलत तो नहीं बोल रहे हैं। और उसी चक्कर में हमारा प्रवाह टूट जाता है। यहाँ बात और भी दिलचस्प हो जाती है जब हम नोम चॉम्स्की के विचारों को लाते हैं। उनका नजरिया इस पूरे कॉन्सेप्ट को ही पलट देता है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो चॉम्स्की एक नेटिविस्ट हैं। उनका दावा है कि इंसान का बच्चा कोई खाली स्लेट लेकर पैदा नहीं होता। उसके दिमाग में जन्म से ही एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है जिसे LAD यानी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस कहते हैं। हाँ, और ये जन्म से 5 साल की उम्र तक सबसे ज्यादा सक्रिय रहता है। इसीलिए बच्चे बहुत तेजी से नई भाषाएं पकड़ लेते हैं।
इसके साथ ही चॉम्स्की ने यूनिवर्सल ग्रामर का भी सिद्धांत दिया। मतलब दुनिया की सभी भाषाओं का एक बुनियादी स्ट्रक्चर हमारे दिमाग में पहले से मौजूद होता है। बिल्कुल। इससे साबित करने के लिए नोट्स में बच्चों का एक शानदार उदाहरण है। बच्चे अक्सर कहते हैं आई गोएड टू द पार्क। अब सोचने वाली बात यह है कि बच्चे ने आई गोएड कभी किसी से सुना नहीं होगा। तो उसने ये सीखा कहाँ से? असल में उसने सीखा नहीं, उसने बस अपने दिमाग के यूनिवर्सल ग्रामर का इस्तेमाल करके खुद से नियम जनरेट किया। ये एक बहुत ही शक्तिशाली उदाहरण है कि इंसानी दिमाग कैसे काम करता है। अब जब हम दिमाग की वायरिंग समझ चुके हैं तो चलिए उस सफर पर चलते हैं जहां आवाज अर्थ में तब्दील हो जाती है। ये हिस्सा शायद सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है। अंग्रेजी में 26 लेटर्स होते हैं, ये तो हम सब जानते हैं। लेकिन असली संघर्ष उन 26 लेटर्स में नहीं है। अंग्रेजी भाषा में ध्वनियां या साउंड्स पूरे 44 होते हैं। और यहीं सबसे ज्यादा कंफ्यूजन पैदा होता है। इसे समझने के लिए हमें भाषा के पिरामिड को देखना होगा। सबसे निचले स्तर पर आता है फोनोलॉजी, जो ध्वनियों की स्टडी है। और इसकी सबसे छोटी इकाई को फोनीम कहते हैं। इसके ठीक ऊपर आता है मॉर्फोलॉजी, जो शब्दों की बनावट से जुड़ा है। इसमें अर्थ की सबसे छोटी इकाई मॉर्फीम है। जैसे एक शब्द है बिलीव, ये एक मॉर्फीम है। अगर इसके आगे अन और पीछे एबल लगा दें तो अनबिलीवेबल बन जाता है। यहाँ अन और एबल भी मॉर्फीम्स हैं। बहुत ही सटीक उदाहरण। पिरामिड के तीसरे स्तर पर आता है सिंटैक्स, जिसका मतलब है वाक्य विन्यास। जैसे अंग्रेजी में सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट का पैटर्न। और पिरामिड के सबसे शीर्ष पर आते हैं सिमेंटिक्स और प्रैग्मैटिक्स। सिमेंटिक्स मतलब शाब्दिक अर्थ और प्रैग्मैटिक्स मतलब संदर्भ। प्रैग्मैटिक्स हमारे रोजमर्रा के संवाद में बहुत होता है। मान लीजिए कोई कहता है यहाँ बहुत ठंड है। सिमेंटिक्स के हिसाब से ये सिर्फ तापमान है। लेकिन प्रैग्मैटिक्स के हिसाब से वो शायद इशारा कर रहा है कि खिड़की बंद कर दो। संदर्भ ही सब कुछ है। चलिए अब उन 44 ध्वनियों के गणित को भी ब्रेक डाउन कर लेते हैं। इनमें 24 कॉन्सोनेंट्स यानी व्यंजन है और 20 वावल्स यानी स्वर हैं। और इन 20 वॉवल्स में भी 12 प्योर वॉवल्स होते हैं और 8 डिप्थोंग्स होते हैं। डिप्थोंग्स को समझना थोड़ा ट्रिकी हो सकता है। इन्हें इम्प्योर वावल्स भी कहते हैं। इसमें बोलते समय आवाज एक स्वर से शुरू होकर दूसरे की तरफ फिसलती है, जैसे कॉइन बोलते समय। और लिखित और बोली जाने वाली अंग्रेजी का टकराव यहीं सामने आता है। लिखते समय हम सिर्फ 5 वावल्स इस्तेमाल करते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। लेकिन बोलते समय 20 वावल साउंड्स होते हैं। यही कारण है कि पुट और बट की स्पेलिंग एक जैसी होने के बावजूद उच्चारण बिल्कुल अलग होते हैं। और इसी पेचीदगी को आसान बनाने के लिए पढ़ाने के अलग-अलग तरीके विकसित हुए, जैसे डायरेक्ट मेथड, जहां क्लासरूम में मातृभाषा का इस्तेमाल पूरी तरह से बैन होता है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो ये तरीका ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के विरोध में आया था। ये इंडक्टिव है। इसमें टीचर सीधा उदाहरण देता है और बच्चा खुद नियम समझता है। लेकिन जरा सोचिए, भारत के किसी ग्रामीण इलाके के बच्चे के लिए ये कितना डरावना होगा जिसने कभी अंग्रेजी सुनी ही नहीं। वहाँ डायरेक्ट मेथड व्यावहारिक नहीं था। इसी समस्या को सुलझाने के लिए सीजे डॉटसन ने सैंडविच टेक्निक का आविष्कार किया। ये L2, L1, L2 का स्ट्रक्चर है। मतलब टीचर अंग्रेजी में बोलेगा, फिर हिंदी में अर्थ बताएगा और फिर अंग्रेजी दोहराएगा। इसमें सबसे अहम नियम ये है कि मातृभाषा सिर्फ टीचर बोल सकता है, बच्चे नहीं। तो इस सब का असल मतलब क्या है? आज के समय में कौन सा तरीका सबसे ज्यादा कारगर माना जाता है? आज के समय को समझने के लिए हमें स्ट्रक्चरल अप्रोच और CLT यानी कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग के बीच का अंतर देखना होगा। स्ट्रक्चरल अप्रोच में रटने और बार बार अभ्यास करने पर जोर दिया जाता है। इसका लक्ष्य 275 ग्रेडेड स्ट्रक्चर्स और 3000 रूट वर्ड्स रटाना है, जो इंसान को एक रोबोट बना देता है। इसीलिए आज CLT को सबसे ऊपर रखा जाता है। इसमें ग्रामर की सटीकता से कहीं ज्यादा फ्लुएंसी पर जोर है। मकसद रियल लाइफ सिचुएशन में संवाद करना है। इसमें टीचर डिक्टेटर नहीं बल्कि फैसिलिटेटर होता है। और यहाँ गलतियों को सीखने का हिस्सा माना जाता है। संवाद के बाद जब हम पढ़ने और लिखने पर आते हैं तो वहाँ भी अलग अप्रोच हैं। रीडिंग में होल लैंग्वेज अप्रोच है, जहाँ बच्चा पहले पूरी कहानी का अर्थ समझता है। चॉम्स्की भी इसे सपोर्ट करते हैं। और इसके विपरीत है फोनिक्स, जहाँ शुरुआत ध्वनियों से होती है। बच्चा पहले अक्षर सीखता है, फिर शब्द। और राइटिंग के भी कुछ विशिष्ट चरण होते हैं। हाँ, 3 चरण हैं। कंट्रोल्ड राइटिंग, जहाँ बच्चे कॉपी करते हैं, गाइडेड राइटिंग, जहाँ टीचर क्लूज देता है, और आखिरी है फ्री राइटिंग,
जहां बच्चे निबंध या कहानियां लिखते हैं। और अच्छी फ्री राइटिंग के लिए ब्रेनस्टॉर्मिंग और ड्राफ्टिंग बहुत जरूरी है। आखिर में हम टेस्टिंग और मूल्यांकन पर आते हैं। सोर्सेज में डायग्नोस्टिक और रेमेडियल का जिक्र है। डायग्नोस्टिक टेस्ट एक ब्लड टेस्ट या एक्सरे की तरह है। इसका काम सिर्फ ये पता लगाना है कि ज्ञान में गैप कहाँ है। और रेमेडियल टीचिंग उस बीमारी का इलाज है। ये हमेशा डायग्नोस्टिक के बाद ही दी जाती है। साथ ही इवैल्यूएशन सिर्फ ये जांचने के लिए नहीं होता कि कितना सीखा, बल्कि ये सिखाने के लिए भी होता है। और कोई भी टेस्ट पेपर बनाने से पहले जो विस्तृत प्लान बनता है उसे ब्लूप्रिंट कहते हैं। तो अगर हम आज के इस पूरे विश्लेषण को समेटें तो हमने भारत में अंग्रेजी की स्थिति से लेकर एलएडी सॉफ्टवेयर, 44 ध्वनियों और भाषा सिखाने के तरीकों का गहराई से विश्लेषण किया। ये सब एक बहुत ही जरूरी सवाल खड़ा करता है। आज हमने इंसान के दिमाग और लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस की बातें की। बिल्कुल। अगर चॉम्स्की की बात सच है कि इंसानों में यूनिवर्सल ग्रामर जन्म से